1815 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना होती है। इस समय तक नेपोलियन और फ्रांस की सेना ने यूरोप के एक काफी बड़े हिस्से पर अधिकार जमा लिया था, जैसे कि हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी आदि आदि। नेपोलियन के इन अभियान से यूरोप के बाकी हिस्सों में उस समय के जो राजवंश थे, डायनेस्टी थे, उनमें खलबली मच गई, हलचल मच गई। उन लोगों को लगने लगा कि नेपोलियन अब किसी न किसी दिन उनके भी डायनेस्टी राजवंश पर आक्रमण करेगा और उनको समाप्त कर देगा। ऐसी परिस्थिति में उस समय यूरोप के जो 4 ग्रेट पावर्स थे, ब्रिटेन, प्रसिया या प्रसा जो भी बोलिए, रसिया और ऑस्ट्रिया, ये 4 ग्रेट पावर्स आपस में मिल जाते हैं और एक कॉमन फ्रंट बनाते हैं। इन चारों ने एक साथ नेपोलियन पर अलग अलग डायरेक्शन से आक्रमण कर दिया। अब नेपोलियन के लिए इन चारों को संभालना मुश्किल हो गया। हम देखते हैं कि 1815 में 1815 में नेपोलियन की पराजय होती है और नेपोलियन का पतन हो जाता है, फॉल ऑफ नेपोलियन। अब इन 4 बड़ी शक्तियों को, ग्रेट पावर्स को चुनौती देने वाला कोई नहीं बचा। नेपोलियन की पराजय के बाद यह चारों ग्रेट पावर्स वियना में, जो कि ऑस्ट्रिया में है, वियना में एक साथ मिलते हैं और अब आगे यूरोप का भविष्य कैसा होगा इस पर चर्चा करते हैं। इसी घटना को 1815 की ट्रीटी ऑफ वियना कहते हैं। तो ट्रीटी ऑफ वियना की मुख्य बातों को देखते हैं। ट्रीटी ऑफ वियना को वियना कांग्रेस भी बोलते हैं। कांग्रेस का मतलब एक मीटिंग, एक सम्मेलन या ऐसा ही कुछ कह लीजिए। उस समय ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मैटरनिक, उसने इस सम्मेलन का, कांग्रेस का होस्ट किया। या मैटरनिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी था, इसका नाम को याद रखिए, मैटरनिक। इस ट्रीटी का सबसे मेन पर्पस था कि युद्ध से पहले नेपोलियन ने जिन ओल्ड डायनेस्टी को यूरोप में उखाड़ फेंका था, उसको वापस फिर से पावर में लाया जाए, टू रीस्टोर द ओल्ड डायनेस्टी विच वाज ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन बिफोर 1815। और पूरे यूरोप में एक न्यू कंजर्वेटिव सिस्टम की स्थापना की जाए। कंजर्वेटिव का मतलब होता है जो कि पुराने विश्वास, पुराने परंपरा, पुराने ट्रेडिशन, पुराने कल्चर में विश्वास करते हैं। तो इस तरह के आइडियोलॉजी को, जो ओल्ड ट्रेडिशन, ओल्ड कल्चर, ओल्ड बिलीफ, ओल्ड सिस्टम में बिलीफ करते हैं, उन्हें ही कंजर्वेटिव कहते हैं। तो यहाँ पर 1815 के बाद इस आइडियोलॉजी को मानने वाले लोगों को न्यू कंजर्वेटिव कहते हैं। हम देखते हैं कि 1789 से पहले भी इसी तरह का आइडियोलॉजी था, मतलब कंजर्वेटिव्स की सरकार थी, राजा रानी थे, राजवंश थे, डायनेस्टी थे। तो उस समय के कंजर्वेटिव की भी यही आइडियोलॉजी थी और कंजर्वेटिव की आइडियोलॉजी अभी भी यही है। तो इन दोनों को अलग करने के लिए इनको न्यू कंजर्वेटिव कहा गया, जिससे कि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो कि किस कंजर्वेटिव के बारे में बात की जा रही है। तो 1815 के बाद जो कंजर्वेटिव के आइडियोलॉजी में विश्वास रखते थे, उन्हीं को न्यू कंजर्वेटिव कहा गया। कंजर्वेटिव मतलब जो कि पुराने प्रथा, विश्वास, कल्चर, ट्रेडिशन, जो ओल्ड थॉट में विश्वास रखते थे, राजा रानी वाला सिस्टम में विश्वास रखते थे। क्योंकि हम देखते हैं कि युद्ध में जो ग्रेट पावर्स थे, रसिया, प्रसिया, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया, यहाँ पर राजवंश थे, डायनेस्टी थे। तो यह लोग इसी तरह का सिस्टम में विश्वास रखते थे, इसलिए भी कंजर्वेटिव की सरकार 1815 के बाद कहा जाता है। और यह लोग इसी तरह का एक न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर, न्यू कंजर्वेटिव व्यवस्था पूरे यूरोप में लागू करना चाहते थे, जिसके लिए इन लोगों ने उन सभी ओल्ड डायनेस्टी को यूरोप में वापस रीस्टोर किया, रीइस्टैब्लिश किया, जिसको कि नेपोलियन ने उखाड़ फेंका था। तो ट्रीटी का मेन उद्देश्य था ओल्ड डायनेस्टी को वापस इस्टेब्लिश करना और पूरे यूरोप में एक न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर को इस्टेब्लिश करना। सबसे पहला काम किया गया कि फ्रांस में
जो बॉर्बन डायनेस्टी थी 1789 से पहले, जिसको कि 1789 की क्रांति के बाद, रिवॉल्यूशन के बाद हटा दिया गया था और स्टेट जनरल की समाप्ति हो गई थी, उसके जगह पे नेशनल असेंबली आया था। इस सिस्टम को 1815 के बाद वापस समाप्त कर दिया जाता है और वापस से 1789 के पहले जो बॉर्बन डायनेस्टी थी फ्रांस में, उसको वापस री इस्टेब्लिश किया जाता है, उसको वापस फ्रांस में लाया जाता है। नेपोलियन और फ्रांस की पराजय के बाद फ्रांस ने जितने क्षेत्र जीते थे, उसके कंट्रोल में जितने एरिया थे, वह उसके हाथ से निकल गए और इन नए एरियाज को या तो इन ग्रेट पावर्स ने आपस में बांट लिया या फिर फ्रांस की बाउंड्री पर, फ्रांस की सीमा पर नए नए राज्यों की, नए नए स्टेट्स की स्थापना की गई, जिससे कि भविष्य में, फ्यूचर में फ्रांस फिर से कोई इस प्रकार का एक्सपेंशन ना कर सके, क्षेत्र का विकास ना कर सके। फ्रांस के नॉर्थ में एक नए राज्य किंगडम ऑफ नीदरलैंड की स्थापना की गई, जिसमें कि बेल्जियम भी शामिल था। मतलब नीदरलैंड प्लस बेल्जियम को मिलाकर किंगडम ऑफ नीदरलैंड की स्थापना की गई। उसी तरह से हम देखते हैं कि पिडमॉन्ट में साउथ जिनेवा को ऐड किया गया, पिडमॉन्ट में साउथ जिनेवा को ऐड किया गया। तो नए राज्यों की स्थापना में हम लोगों ने क्या देखा कि किंगडम ऑफ नीदरलैंड की स्थापना हुई, पिडमॉन्ट में साउथ जिनेवा को ऐड किया गया। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि नेपोलियन ने या फ्रांस ने जिन एरिया को जीता था, उसको इन ग्रेट पावर्स ने आपस में बांट लिया। फ्रांस के ईस्ट में प्रसिया को या प्रसा को, जो आज का जर्मनी का एक बहुत बड़ा पार्ट है, तो इस प्रसिया या प्रसा को प्रसा के वेस्ट में, फ्रांस के ईस्ट में और प्रसा के वेस्ट में कुछ इलाके दिए गए, कुछ फ्रंटियर्स दिए गए और प्रसा को सैक्सोनी का इंपॉर्टेंट पार्ट भी दिया गया। सैक्सोनी वाज गिवन। इसी तरह से हम देखते हैं कि फ्रांस के ईस्ट में रसिया को भी पोलैंड का पार्ट दिया गया। जो एक अन्य मेजर ग्रेट पावर्स था ऑस्ट्रिया, उसको नॉर्थ इटली का कुछ पार्ट दिया गया, नॉर्थ इटली का। इसी कड़ी में आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो रसिया को पोलैंड का पार्ट दिया गया था, बाद में पोलैंड में रिवॉल्यूशन होते हैं, क्रांति होती है और वह रसिया के अगेंस्ट में विरोध प्रकट करता है। ठीक इसी प्रकार से हम देखेंगे कि जो ऑस्ट्रिया को नॉर्थ इटली का पार्ट दिया जाता है, वहां पर भी रिवॉल्यूशन होते हैं, क्रांतियां होती है और इटली जो है ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में खड़ा हो जाता है। इस ट्रीटी में नेपोलियन ने जो कॉन्फेडरेशन बनाया था 39 स्टेट्स का जर्मन स्पीकिंग रीजन में, कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स इन द जर्मन स्पीकिंग रीजन, उसको टच नहीं किया गया, उसको जैसा था वैसा ही रहने दिया गया। उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस या कोई बदलाव नहीं किया गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 1815 के बाद, ट्रीटी ऑफ वियना के बाद, वियना कांग्रेस के बाद पूरे यूरोप में कंजर्वेटिव की सरकार, पुराने आइडियोलॉजी को मानने वाले लोगों की सरकार स्थापित हो जाती है। पुराने राजवंशों को रीस्टोर किया जाता है और अब यूरोप में फिर से एक नई प्रकार की शासन व्यवस्था का शुरुआत हो जाता है, स्टार्ट होता है। तो अब हम देखते हैं कि यूरोप में कंजर्वेटिव्स ने किस प्रकार से अपने सरकार को चलाया और फिर कैसे धीरे धीरे यूरोप में बातें आगे बढ़ी। चूंकि कंजर्वेटिव्स पुरानी परंपरा, पुरानी विश्वास को मानने वाले थे, ओल्ड ट्रेडिशनलिस्ट थे, इसलिए इन लोगों को यह जरा भी पसंद नहीं था कि कोई क्रिटिसाइज करे, कोई उनसे डिसएग्रीमेंट हो, कोई अपना डिसेंट या विरोध प्रकट करे। ये डायनेस्टीज या ये कंजर्वेटिव बहुत पावरफुल थे, इनको चुनौती देने वाला कोई नहीं था, इसलिए इनके खिलाफ या इनके विरोध में जिन लोगों ने भी आवाज उठाई, उन्हें सख्ती के साथ दबा दिया गया। इन लोगों ने भी सेंसरशिप लागू किए। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि नेपोलियन के आइडियोलॉजी का विरोध होने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन नेपोलियन का सेंसरशिप भी था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि न्यू कंजर्वेटिव की सरकार ने भी सेंसरशिप को इम्प्लीमेंट किया और कोई भी लोग जो सरकार के खिलाफ या कंजर्वेटिव के खिलाफ बातें करते थे,
चाहे वो किताब के माध्यम से हो, बुक के माध्यम से हो, म्यूजिक के माध्यम से हो, लिटरेचर के माध्यम से हो, किसी भी प्रकार से हो, उन सभी को इन लोगों ने सेंसरशिप किया। जिस तरह से सेंसरशिप नेपोलियन के अगेंस्ट में, उसके फॉल में एक बड़ा कारण बनकर उभरा, उसी प्रकार से हम देखते हैं कि अब न्यू कंजर्वेटिव्स का इस सेंसरशिप के कारण प्रेस की आज़ादी, लिबर्टी ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस के मुद्दे के आधार पर इन लोगों को काफी विरोध का सामना करना पड़ा। और फिर बाद में जो लिबरल्स, उदारवादी आते हैं, जिनके की विचार नए थे, जिनके आइडियोलॉजी न्यू थे और जो रिपब्लिक, डेमोक्रेसी जैसी बातों में, राइट्स टू सिटीजन जैसी बातों में विश्वास रखते थे, उन लोगों ने लिबर्टी ऑफ प्रेस, प्रेस की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ प्रेस को एक बड़ा मुद्दा बनाया और ये जो न्यू कंजर्वेटिव सरकार थी उसको एक बड़ी चुनौती प्रदान की। तो बाद में फ्रीडम ऑफ प्रेस एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, जिसको कि लिबरल्स ने आगे बढ़ाया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1815 के बाद, ट्रीटी ऑफ वियना के बाद, वियना कांग्रेस के बाद पूरे यूरोप में न्यू कंजर्वेटिव्स की सरकार स्थापित हो जाती है। न्यू कंजर्वेटिव का मतलब समझिए कि पुराने राजवंशों, पुराने डायनेस्टी, पुराने राजा रानी पावर में आ जाते हैं और यह लोग जो है अब सरकार बनाते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि 1815 के बाद, ट्रीटी ऑफ वियना के बाद, वियना कांग्रेस के बाद पूरे यूरोप में न्यू कंजर्वेटिव्स की सरकार आ जाती है। न्यू कंजर्वेटिव की सरकार मतलब पुराने राजवंश, पुराने डायनेस्टी का सरकार आ जाता है, राजा रानी हो जाते हैं और इस तरह से यूरोप में बातें आगे बढ़ती है। और इन लोगों ने कंजर्वेटिव्स के विरोध में जिन लोगों ने भी बातें की उनको दबा दिया गया, सख्ती के साथ दबाया गया, रिप्रेस किया गया, जिसमें कि आगे चलकर लिबर्टी ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की आजादी एक मुख्य मुद्दा बना। लिबरल्स का फिर से विकास होता है और अभी चूंकि कंजर्वेटिव सत्ता में है, पावर में है और काफी पावरफुल है, तो किस तरह से रिवॉल्यूशनरीज, क्रांतिकारी लोग का उदय होता है और किस प्रकार से यूरोप में बातें आगे बढ़ती है। लिबरल्स यानी कि उदारवादी लोग, लिबरल्स आइडियोलॉजी यानी कि उदारवादी विचारधारा, जो कि नए आइडियोलॉजी में विश्वास रखते थे, जैसे कि ह्यूमन राइट्स, राइट्स टू सिटीजन, रिपब्लिक, डेमोक्रेसी, रोल ऑफ पब्लिक इन मेकिंग ऑफ गवर्नमेंट में आदि जैसे नवीन विचारधारा, न्यू आइडियोलॉजीज में विश्वास रखते थे। तो कंजर्वेटिव्स जो कि पुरानी मान्यता, पुराने ट्रेडिशन, पुराने सिस्टम में विश्वास रखते थे और लिबरल्स जो कि नई आइडियोलॉजी, नई विचारधारा में विश्वास रखते थे। यहाँ पर बड़े बड़े वर्ड्स कंजर्वेटिव, लिबरल्स आदि से कंफ्यूज नहीं होना है। कंजर्वेटिव का सिंपल मीनिंग हुआ जो कि राजा रानी वाला सिस्टम में बिलीफ रखते थे, राजा होगा, रानी होगी, और लिबरल्स मतलब ऐसे आइडियोलॉजी में बिलीव करने वाले जहां पे जनता का शासन होगा, डेमोक्रेसी होगी, रिपब्लिक होगी, राइट्स टू सिटीजन होगा, मतलब कि आज के समय में जो भी चीज है जनता के लिए, उन सभी बातों को मानने वाले लोगों को लिबरल्स कहते थे। और पुराने सिस्टम को, पुरानी व्यवस्था को, पुराने राजा रानी वाली व्यवस्था को मानने वाले लोगों को कंजर्वेटिव कहते थे। इसलिए इतनी बड़ी बड़ी शब्द कंजर्वेटिव और लिबरल में कंफ्यूज नहीं होना है, चीजों को सिंपल रहने दीजिए। अभी तक के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार न्यू कंजर्वेटिव के बाद यूरोप में बातें आगे बढ़ती है और किस तरह से लिबरल्स, रिवॉल्यूशनरीज और एक क्रांति का युग आता है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1832-1848, जिसमें कि हम देखेंगे कि यूरोप में हर जगह पर, हर क्षेत्र में, हर हिस्से में, हर सेक्शन में, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, हर जगह रिवॉल्यूशन होता है और क्रांतियां ही क्रांतियां होती है। तो इन सभी को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।